Assalamualaikum and welcome back with the second part of cellular adaptation and aberrant cell growth, which is the most important unit of adult health nursing AHN semester third. याद रखिए कि इससे पहले हमने सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ के ऊपर एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सेलुलर एडाप्टेशन, इसके अलावा हाइपरट्रॉपी, मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, एजेनेसिस, हाइपरप्लेजिया एट्सेट्रा वगैरह ये सारे चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में यानी वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ द सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जेनरिक BSN सेमेस्टर थर्ड, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर इससे पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट का लिंक मौजूद है, आप यहां से जाकर वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस इन दोनों चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम न्यूप्लाज्म इट्स मीन के न्यू ग्रोथ यानी कैंसर की तरफ जाएंगे, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले याद रखिएगा कि सेल्स और बॉन्स लिव फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई। याद रखिएगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो हो कोई भी ह्यूमन हो या कोई भी दूसरी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, बट वो हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे सेल से क्या होते हैं, बर्न होते हैं, यानी एक सेल मल्टीप्लाई होकर दूसरे सेल को जन्म देते हैं, लिव फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देन वही सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है कुछ उम्र तक एंड देन डाई। और जब वो सेल क्या उसकी स्ट्रक्चर या फंक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, कुछ स्ट्रेस वगैरह अप्लाई हो जाते हैं, तो देन वो सेल क्या डाई हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं। सो अब ये सेल जब डाई होते हैं तो ये टू प्रोसेस के थ्रू होते हैं। एक होता है एपोप्टोसिस और दूसरा होता है नेक्रोसिस। सो एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपोप्टोसिस। सो व्हाट इज़ एपोप्टोसिस? तो याद रखिएगा कि एपोप्टोसिस एक सेल डेथ होता है, ठीक है। इसमें सेल क्या होते हैं, सेल सुसाइड हो जाते हैं, यानी सेल की डेथ अकर हो जाती है, सेल की डिलीशन होती है। इट्स मीन आल्सो के सेल क्या होते हैं, सेल अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल की लॉस की तरफ जाता है। जब भी सेल डेथ अकर होता है तो उसको हम एपोप्टोसिस या सेल सुसाइड या सेल डिलीशन बोलते हैं। अब एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस एज अ प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या है? एक प्रोग्राम सेल डेथ होता है, यानी सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं एंड आफ्टर दैट चेंजेस वो सेल फाइनली क्या हो जाता है, डाई हो जाता है एंड देन हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। वो चेंजेस क्या होते हैं आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। First of all, apoptosis or programmed cell death, which is one of the most important MCQs के apoptosis are also called programmed cell death, is carefully coordinated collapse of cells, protein degradation, DNA fragmentation, followed by rapid engulfment or corpuscles by neighboring cells। अब एपोप्टोसिस में क्या होते हैं या प्रोग्राम सेल डेथ में ये सेल जो होता है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं, लाइक उसकी प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। जब भी सेल के अंदर प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है तो वो सेल टूवर्ड द डेथ जा रहा होता है। सो एपोप्टोसिस में सबसे पहले सेल के अंदर उसकी प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, देन उसका जो DNA होता है, डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन काज होती है। वो डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ होता है, तो उसके
अंदर क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन काज हो जाती है। ये हाइड्रोजन बांड यहाँ से स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है और वो फ्रेगमेंट में डीएनए चेंज हो जाता है। एंड आफ्टर दैट चेंजिंग कुछ डिफरेंट टाइप्स के केमिकल यहाँ से रिलीज़ होते हैं और उस रिलीजिंग की वजह से वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स को सारे ऑर्गेनील्स को अफेक्ट करते हैं एंड फाइनली दैट सेल बिकम डाई। essential part of life for every multicellular organism from worm to human। अब ये एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ होता है, क्योंकि चाहे वो वर्म से लेकर ह्यूमंस तक जितने भी जानदार ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जब अपना फंक्शन छोड़ देते हैं वो टुवर्ड डेथ जाते हैं। ठीक है, जब अगर उसकी डेथ काज ना हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, टॉक्सिसिटी वगैरह काज होती है। तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस जो है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। एपोप्टोसिस प्ले अ मेजर रोल फ्रॉम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट टू सेनेसेंस। अब सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस ओल्ड एज पीपल को हम बोलते हैं या ओल्ड एज को बोलते हैं, क्या? ओल्ड एज को। सो एपोप्टोसिस जो है हमारे लाइफ के अंदर एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट से स्टार्ट होके ओल्ड एज तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा? जबकि एम्ब्रियनिक स्टेज में जो हमारे फिंगर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन यहाँ पर होते हैं, तो उस मेम्ब्रेन की डिग्रेडेशन वगैरह करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर फ्राम एम्ब्रियनिक से लेकर ओल्ड एज तक हर जगह पर एपोप्टोसिस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो डिनेचर सेल जो होते हैं जो अपना फंक्शन लॉस करते हैं उसकी डेथ अकर होती है। नाउ नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस। सो सेल की जो डेथ बॉडी के अंदर अकर होती है वो टू वे से होती है, एक नेक्रोसिस के थ्रू, एक एपोप्टोसिस के थ्रू। नेक्रोसिस को हम सडन सेल डेथ बोलते हैं जबकि एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे, मगर याद रखिए कि नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट सेलुलर इंजरी, ट्रॉमा एंड सेलुलर इंजरी के अंदर। यहाँ पर याद रखिए कि सेल के अंदर टू प्रोसेस के थ्रू सेल की डेथ अकर होती है। द वन इज़ नेक्रोसिस एंड द सेकंड वन इज़ एपोप्टोसिस। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं सिर्फ इस चीज़ को हम हाईलाइट करेंगे, एक्सप्लेन हम करेंगे फर्दर मोर सेलुलर ट्रॉमा एंड सेलुलर इंजरी विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जेनरिक BSN सेमेस्टर 3। इंशाल्लाह हम वहाँ पर इस चीज़ को फुली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्रोसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के अंदर स्वेलिंग काज होती है, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर सेल की कंडेंसेशन हो जाती है। मेम्ब्रेन आर ब्रोकन। नेक्रोसिस में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन की ब्रोकन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन नहीं होती है, मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। एटीपी डिप्लीटेड और यहाँ पर रिक्वायर्ड्स ATP। यहाँ पर जब सेल की डेथ अकर होती है तो वहाँ पर क्या होती है ATP बनना छोड़ जाते हैं वो सेल, उस सेल के अंदर फिर ATP जो है वो उसकी फॉर्मेशन भी नहीं होती है। बट एपोप्टोसिस के अंदर रिक्वायर्ड्स ATP सेल लाइसिस एलिसिएटिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। याद रखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेक्रोसिस के अंदर सेल की लाइसिस होती है और एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर सेल के अंदर पेगोसाइटोसिस होते हैं और कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन काज नहीं होता। DNA फ्रेगमेंटेशन एज रैंडम और सिमिलर, और यहाँ पर लीडर लाइक DNA फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर DNA की जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो रैंडमली होती है। DNA जब फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होता है तो वह रैंडमली कन्वर्ट होता रहता है, जबकि इसमें एक प्रॉपर लीडर लाइक की कन्वर्शन होती है DNA की। होल एरियाज ऑफ द टिश्यू आर अफेक्टेड। इसमें टिश्यू के इर्द गिर्द जितने भी टिश्यू होता है, टिश्यू का वो पूरा एरिया जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, पूरा टिश्यू इससे अफेक्ट होता है एक सेल में जब नेक्रोसिस काज हो जाता है। बट एपोप्टोसिस में क्या होता है कि इंडिविजुअल सेल अपीयर्स अफेक्टेड। इसमें पूरा जो टिश्यू होता है या ऑर्गन होता है वो अफेक्ट नहीं होता, बट के ओनली जो है एक स्पेसिफिक सेल जिसमें एपोप्टोसिस काज हो रहा है ओनली वह सेल अफेक्ट हो जाता है।
Now, what is cancer? Now, what is cancer? So, cancer is the name given to a group of disease that occurs in any organ of the body. It is the abnormal or uncontrolled growth of cell. सबसे पहले याद रखिएगा कि what is cancer? So, cancer is the abnormal or uncontrolled growth of cell. जब सेल के अंदर अनकंट्रोल डिवीजन स्टार्ट होती है या अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट होती है, या जिसे हम एबनॉर्मल ग्रोथ या एबनॉर्मल डिवीजन भी बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं. कैंसर इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ दैट अकर एट एनी रीजन ऑफ द बॉडी. अब कैंसर के लिए बॉडी के अंदर कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है. कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में काज हो सकता है. जैसा कि हमारी बॉडी में जो मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गए, टेस्टिस हो गए, या फीमेल ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये मोस्ट ससेप्टेबल एरियाज़ हैं. बट इसके अलावा भी बॉडी के अंदर किसी भी रीजन में कैंसर काज हो सकता है. So each cell in the body has genes. These genes contain coded instructions telling the cells what type it should be, such as skin, bone or blood, and when to divide and replicate. अब याद रखिएगा कि हमारे बॉडी के each cells के अंदर डिफरेंट एक स्पेसिफिक टाइप जीन्स प्रेजेंट होते हैं. वह जीन हमारी बॉडी के सेल को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये हमारी बॉडी के कौन से सेल्स हैं. लाइक कोई सेल्स स्किन में होते हैं, कोई बोन में होते हैं, कोई ब्लड सेल्स होते हैं, और यही जीन्स जो है यही इस सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि इस सेल को कब रिप्लिकेट करना है और कितना रिप्लिकेट करना है. एक नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, बट जब कैंसर अकर होता है तो तब ये इंडिकेशन नहीं देते हैं सेल्स को ये स्पेसिफिक जीन, और एक अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे. सो ये एक नॉर्मल सेल है. नॉर्मल सेल क्या करते हैं? रिप्लिकेट देमसेल्व्स एग्जैक्टली. अब एक नॉर्मल सेल जब होता है तो वह एग्जैक्टली मतलब जिस वे से जितना उसको रिप्लिकेट करना होता है उतना ही रिप्लिकेट करते हैं ख़ुद को. देन स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर दे हैव रिप्रोड्यूस 50 to 60 टाइम्स. एक नॉर्मल सेल 50 to 60 टाइम रिप्लिकेट हो जाता है. आफ्टर दैट वो रिप्लिकेशन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, याद रखिएगा कि MCQs में आ सकता है. स्टिक टुगेदर इन द राइट प्लेस. और यही सेल जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस से अटैच होते हैं. नाउ सेल्फ डिस्ट्रक्ट इफ़ दे आर डैमेज. अब कोई भी सेल अगर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, तो आफ्टर द डैमेज वो सेल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है. यानी एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के थ्रू कोई सेल डैमेज हो गया है तो उसमें क्या हो जाती है? उस सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है. बिकम स्पेशलाइज्ड आर मैच्योर. और एक नॉर्मल सेल जब होता है, जब वह एक नॉर्मल सेल होता है तो देन वह आगे जाकर मैच्योर सेल में कन्वर्ट होते हैं. बट हाउ डज कैंसर डेवलप? अब इन्हीं नॉर्मल सेल के अंदर कैंसर किस तरह से डेवलप हो जाता है? दे डेवलप व्हेन अ सिंगल सेल जीन्स डेवलप अ फॉल्ट एंड आर अनेबल टू रेगुलेट सेल डिवीजन. अब सेल की उस जीन के अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाए और वह उस सेल को करेक्ट वे से रिप्लिकेट करना छोड़ दे, या उसकी रिप्लिकेशन के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ दे, कि जब वो रिप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आफ्टर द रिप्लिकेशन के 50 to 60 टाइम रिप्लिकेट होने के बाद अब उस सेल की रिप्लिकेशन स्टॉप ही नहीं हो रहा होता है, तो एक अनकंट्रोल ग्रोथ उस ऑर्गन में, उस टिश्यू में स्टार्ट हो जाता है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैंसर. द सेल बिगेंस टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली. अब इस सेल की डिवीजन जो है वह कंट्रोलेबली स्टार्ट हो जाती है. डेवलपिंग इनटू अ लंप नॉन एज अ ट्यूमर. अब जब अनकंट्रोल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एक सेल के अंदर तो वह एक लंप सा बनाते हैं, एक गुच्छा सा बनाते हैं, एक मास क्रिएट करते हैं, और इस मास को हम ट्यूमर बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, लाइक मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर, जो कि आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे. अब ये एक नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है. अब इसके अंदर जीन ने अपना काम छोड़ दिया, कंट्रोल लॉस हो गया, तो इसके अंदर अनकंट्रोल
डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, जब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न स्टार्ट हो जाते हैं तो वह सेल वहाँ पर एक मास बना देता है, एक लम्स बना देते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ एक नॉर्मल सेल की हमने सेल साइकिल पढ़ा। नाउ व्हाट्स रॉन्ग हियर एंड कैंसर सेल में क्या होते हैं? कैरी ऑन रिप्रोड्यूसिंग, इसमें रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो सेल डिवाइड होता रहता है, स्टॉप नहीं होता है। इग्नोर सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल अराउंड देम, अदर सेल से अगर कोई सिग्नल मिल रहा होता है तो वो उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं। डू नॉट स्टिक टुगेदर सो दे कैन मूव अराउंड द बॉडी, अब ये जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ करेक्ट सीक्वेंस में अटैच नहीं होते हैं। रिमेन इमैच्योर, और ना के कैंसर सेल प्रॉपर तौर से मैच्योर होते हैं। डू नॉट डाई इफ दे मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और अगर ये सेल्स बॉडी के किसी और पार्ट में चले गए या इन सेल के अंदर जब फॉल्ट मौजूद होता है तो वो सेल खुद से डिस्ट्रक्शन भी उन सेल के अंदर नहीं होता है। सम फैक्ट्स अबाउट कैंसर, सो ये सम फैक्ट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, और ये चीज़ें हमें फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। सो 3 and 10 pupils will be diagnosed with cancer during their lifetime, जनरल नॉलेज के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम में एवरी 10 पीपल में 3% जो होते हैं वो कैंसर के साथ डायग्नोज होते हैं। द रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज विद एज, एज के साथ साथ जब बंदे की एज बढ़ जाती है अबाउट 50 तो एज के साथ साथ कैंसर की रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अराउंड 65% और around 65% of all new cancer are diagnosed in people over the age of 65। अब 65% जो न्यू कैंसर केसेस सामने आ रहे हैं तो वो अबाउट द एज ऑफ 65 होते हैं वो पीपल। टर्म्स टू नोन अबाउट व्हेन डिस्कस न्यूप्लाज्म, अब हम न्यूप्लाज्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ न्यूप्लाज्म? न्यूप्लाज्म इट्स कॉल्ड न्यू ग्रोथ, यानी कैंसर सेल्स। सो न्यूप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले ये चंद टर्मिनोलॉजी से इसका हम सबको इल्म होना चाहिए। याद रखिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से, इन चीज़ों को आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद करने चाहिए। व्हाट इज़ मेटास्टेसिस? Spread of a malignant tumor from one side to another while blood or lymph is called metastasis। मेटास्टासिस क्या होते हैं कि बॉडी के एक रीजन से किसी दूसरी रीजन में या एक अर्गन से दूसरी अर्गन में मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्प्रेड होना मेटास्टासिस कहलाता है। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? तो याद रखिए कि कैंसर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक होता है बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम एक्चुअली कैंसरस ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर होते हैं जो कि बॉडी के एक साइड से दूसरी साइड तक या एक अर्गन से दूसरी अर्गन तक जा सकते हैं। और बेनाइन ट्यूमर वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक अर्गन या बॉडी के एक स्पेसिफिक लोकलाइज एरिया के ऊपर होते हैं, तो उसे हम बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन कैंसर बोलते हैं। अब मेटास्टासिस क्या है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर का ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी के एक अर्गन से दूसरे अर्गन या एक एरिया से दूसरी अर्गन में ट्रांसमिट होने के प्रोसेस को हम मेटास्टासिस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ बेनाइन? टिपिकली रिफर्स टू दोज ट्यूमर incapable of metastasis and having a good clinical outcome prognosis। अब बेनाइन क्या होते हैं? उस ट्यूमर को बेनाइन बोलते हैं जो कि मेटास्टासिस उसमें नहीं होता है, यानी बॉडी के एक अर्गन से वो दूसरे अर्गन तक ट्रांसमिट नहीं होते हैं, और उसको हम क्लिनिकली जो उसकी आउटकम्स होती है, जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ व्हाट इज़ मैलिग्नेंट? दोज ट्यूमर केपेबल ऑफ इन्वेसिव ग्रोथ एंड आर मेटास्टासिस ऑफ्टन फेटल इफ नॉट ट्रीटेड इफेक्टिवली। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर्स होते हैं, वो कैंसर होता है जो कि एक अर्गन या बॉडी के एक एरिया से दूसरी एरिया में ट्रांसमिट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, इसकी फिर स्प्रेड हो जाती है ये कैंसर। और इसका जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबली और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ होते हैं एक अर्गन के। और ये वाला जो कैंसर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, ये
मतलब आपकी जानलेवा हो सकती है वेरी इजीली अगर इसको इफ़ेक्टिवली हम ट्रीट ना करें। और किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं आगे जाकर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो डिफरेंट एंड द फीचर ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। अब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के फीचर्स में क्या डिफरेंस होते हैं कि कैंसर सेल में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल। अब नॉर्मल सेल में सेल की नंबरिंग कम होती है, जबकि कैंसर सेल में सेल की नंबरिंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है। लार्ज वेरिएबल शेप न्यूक्लियाई। अब एक नॉर्मल सेल की न्यूक्लियाई जो होती है वो स्मॉल और एक वेरिएबल शेप या एक नॉन वेरिएबल मतलब एक स्पेसिफिक शेप की उसकी न्यूक्लियाई होती है, जबकि कैंसर सेल में उसकी न्यूक्लियाई लार्ज भी हो जाती है और वेरिएबल भी हो जाती है, वो अपना शेप चेंज कर देती है। सिंपल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रिलेटिव टू द न्यूक्लियाई। अब एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि जितना न्यूक्लियाई का वॉल्यूम होता है उतना ही साइटोप्लाज्म का होता है, बट कैंसर सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई होती है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, न्यूक्लियस का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वेरिएशन इन सेल साइज़ एंड शेप। सेल की साइज़ और शेप दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। लॉज ऑफ नॉर्मल स्पेशलाइज सेल फीचर। अब सेल के डिफरेंट टाइप्स फीचर्स होते हैं, तो एक कैंसर सेल के अंदर वो फीचर सारे लॉज हो जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ द सेल। जो नॉर्मल सेल होते हैं वो एक स्पेसिफिक वे से अरेंज हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक वे से, जबकि एक कैंसर सेल जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं। पुअरली डिफाइंड ट्यूमर बाउंड्री। अब एक नॉर्मल सेल के स्पेसिफिक बाउंड्रीज होते हैं जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि एक कैंसरस सेल के क्या होते हैं कि अनडिफाइंड बाउंड्रीज होते हैं। नाउ व्हाट इज़ बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया, व्हाट इज़ बेनाइन ट्यूमर्स, डू नॉट इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू और स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बेनाइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि बॉडी के दूसरे आर्गन या टिश्यू को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं या वो बॉडी में फैल नहीं सकते हैं। एक स्पेसिफिक लोकलाइज एरिया या एक स्पेसिफिक आर्गन के ऊपर होता है कैंसर, उस आर्गन को की कैंसर को या उस स्पेसिफिक एरिया की कैंसर को हम बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन कैंसर भी बोल सकते हैं। यूजुअली ग्रो स्लोली। अब बेनाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। यूजुअली हैव अ कवरिंग मेड अप ऑफ नॉर्मल सेल। अब ये बेनाइन ट्यूमर के ऊपर याद रखिएगा कि एक कवरिंग लेयर प्रेजेंट होती है जो कि नॉट ट्यूमर सेल, वो एक नॉर्मल सेल्स की बनी हुई होती है और उसके जो सेल्स होते हैं वो कैंसरियस नहीं होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं, दे आर नॉट कैंसरियस। जो कि कैंसरस या बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरियस होते हैं, जो कि कैंसर हम कैंसर में काउंट नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है MCQs के लिहाज से। नाउ व्हाट इज़ बेनाइन ट्यूमर्स कैन काज इज प्रॉब्लम इफ दे। अच्छा, बेनाइन ट्यूमर्स कैन काज प्रॉब्लम्स इफ दे। अब ये बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं जो कि नॉन कैंसरियस होते हैं, बट ये भी डिफरेंट टाइप के और वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं अगर इसको इफेक्टिवली हम ट्रीट ना किया करें और जब इसमें ये चीज़ें काज हो जाती हैं। ग्रो वेरी लार्ज। जब बेनाइन ट्यूमर की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं उसके साइज़ उस आर्गन का या उस टिश्यू का, उस एरिया का, तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रेशर ऑन बॉडी आर्गन, या उसकी जो मास होती है, जो गुच्छा बना हुआ होता है, वो बॉडी के दूसरे आर्गन पर क्या प्रेशर अप्लाई करे। टेक अप स्पेस इन द स्कल, या वो बेनाइन ट्यूमर अगर आपके स्कल के अंदर हो तो देन वो प्रॉब्लम काज कर सकता है आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी ब्रेन को इफेक्ट कर सकते हैं। रिलीज हार्मोन दैट इफेक्ट हाउ द बॉडी वर्क्स। अब ये बेनाइन ट्यूमर्स अगर डिफरेंट टाइप केमिकल मैसेंजर इससे सिक्रीट हो जाए, केमिकल सिक्रीट होते हैं, तो वो आपकी बॉडी के दूसरे आर्गन की वर्क को इफेक्ट करते हैं, तो उस वजह से भी आपकी बेनाइन ट्यूमर प्रॉब्लम काज कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर। नाउ व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बेनाइन ट्यूमर को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। व्हाट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरियस। इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा। हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल साइड। अपने ओरिजिनल साइड से बॉडी के दूसरे आर्गन में इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। मैलिग्नेंट सेल कैन ब्रेक अवे फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एंड स्प्रेड टू अदर आर्गन वाइल द ब्लड सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो बॉडी के एक आर्गन से दूसरे आर्गन में, यानी अफेक्टेड साइड से अनअफेक्टेड साइड में ट्रांसमिट इजीली हो सकते हैं थ्रू ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम।
So now what cause cancer? सो व्हाट इज़ कार्सिनोजन? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैंसर को काज कौन करते हैं, कैंसर की काजिज़ क्या हो सकती है, या कार्सिनोजेंस क्या होती हैं। सम फैक्टर्स टू कंसीडर। अब कोई भी स्पेसिफिक फैक्टर मालूम नहीं है कि कैंसर को कैंसर क्या काज क्या है या क्यों कैंसर काज होते हैं, बट सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ इन फैक्टर की वजह से कैंसर जो है वो काज हो सकता है। हेरेडिटी यानी फ्रॉम मदर या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर जो होते हैं, लिम्फोमास, या उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया एट्सेट्रा। इसके अलावा इम्यूनिटी की वजह से काज हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स या फिजिकल या वायरल भी एंड बैक्टीरियल भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से कैंसर काज हो सकता है। इस फैक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं, या एक पर्सन की लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल एक पर्सन का क्या है, वो टोबैको यूज़र है या नहीं, वो सिगरेट स्मोकर है या नहीं, वो शराब यूज़र है या नहीं, सो उसकी लाइफस्टाइल के अंदर अल्कोहलिक है या नहीं। तो जैसा कि जो जितने भी क्रॉनिक सिगरेट स्मोकर होते हैं, हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर, सो वह मोस्टली ऑन द रिस्क होते हैं लंग कैंसर या ओरल कैंसर को। तो लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब याद रखिएगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स आर द सेम थिंग। कि अब कैंसर की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सो पेन होता है यूजुअली इन लेट एज, फिटैग यानी थकावट महसूस हो सकता है, कॉक्सिया, याद रखिएगा व्हाट इज़ कॉक्सिया। सो कॉक्सिया आपको जब वीकनेस फील होता है, किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से वीकनेस का फील करना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉक्सिया। सो इसमें बंदा कैंसर में बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक लोड इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, आपकी एल्बुमिन लेवल लो हो जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग टाइम लो हो जाती है, इम्यूनिटी अब इंसान की लो हो जाती है, और इसके अलावा एनीमिक कंडीशन में चला जाता है, ब्लड सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं, और एक पर्सन जो है वो एनेमिक कंडीशन में चला जाता है। सो नाउ व्हाट इज़ एनीमिया? जब बॉडी के अंदर आयरन या हीमोग्लोबिन की लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्टिल कंटिन्यू। जब एनीमिया हो जाए कैंसर की वजह से, तो देन वह पर्सन क्या फील करता है? फटीग फील करता है, थकावट, उसका कलर जो होता है वह येलो हो जाता है, डिसेप्निया होता है उसको। जब डिसेप्निया क्या? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। जब एनेमिक कंडीशन में कैंसर की वजह से एक पेशेंट चला जाता है तो देन उसको फटीग फील होता है, उसका कलर जो होता है वो येलो हो जाती है, और उसकी सांस लेने में उसको दुश्वारी हो जाती है। उसके अलावा कैंसर के साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाती है। व्हाट इज़ मीन बाय थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? याद रखिएगा कि द प्लेटलेट्स लेवल बिलो नॉर्मल इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो कैंसर के साथ प्लेटलेट्स की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है। प्लेटलेट्स का नॉर्मल लेवल 150 to 4 लाख होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब 150 से कम हो जाती है प्लेटलेट्स की लेवल, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैंसर। और जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज हो जाती है तो उसके साथ सेकेंडरी फैक्टर क्या होते हैं कि ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड ल्यूकेपनिया, व्हाट इज़ मीन बाय ल्यूकेपनिया? सो याद रखिएगा कि ल्यूकेपनिया क्या होती है? जब हमारे बॉडी के अंदर WBC की रेंज नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकेपनिया बोलते हैं। और कैंसर की वजह से जब ल्यूकेपनिया काज होती है तो ल्यूकेपनिया में वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो जाती है, वाइट ब्लड सेल की नंबरिंग कम हो जाती है। तो जब वाइट ब्लड सेल की नंबरिंग कम हो जाती है तो वाइट सेल का काम क्या होता है कि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ फाइट करना। तो यहाँ पर हम इन्फेक्शन को, सेकेंडरी फैक्टर क्या होगा कि इन्फेक्शन भी इजीली काज हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ डायग्नोसिस और वार्निंग साइंस? अब डायग्नोसिस क्या होते हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबल साइंस होते हैं डायग्नोसिस के लिए? तो लम्स आर स्वीलिंग, आर्गन में क्या एक गुच्छा सा बना होता है, मॉसिस की एकोमुलेशन होती है या स्वीलिंग हो जाती है। अ सोर दैट डजंट हील, एक कोई भी ऐसा ज़ख़म या कोई भी ऐसा सोर या कोई भी ऐसा
फ्रैक्चर उसकी क्या होती है, उसकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी रिकवरी उसकी नहीं होती है। रीसेंट चेंज इन अ वाट आर मोल, उसकी बॉडी के शेप या स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। अनयूजुअली ब्लीडिंग आर डिस्चार्ज, उसकी बॉडी की डिफरेंट रीजन से ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, कोई भी बॉडी की फ्लूइड की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। चेंज एंड ब्लडर आर बाउल हैबिट्स, उसकी बाउल और बाउल हैबिट्स में चेंजेस आ जाते हैं। इरिटेटिंग कफ और हॉर्जीनेस, उसकी वॉइस की क्वालिटी चेंज हो जाती है या उसको बार बार कफिंग हो जाती है। डिफ़िकल्टी एंड स्वेलिंग आर डिसेप्निया, सो उसकी स्वेलिंग में या डिसेप्निया उसको होती है, उसको निगलने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। नाउ क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स। अब ये सिम्टम्स क्या, जब बहुत लॉन्ग तक ये सिम्टम्स, जितने सिम्टम्स हमने पिछले डिस्कस किए, जब ये सिम्टम्स परसिस्टेंस होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो ये एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डायग्नोसिस की तरफ के। पॉसिबल है कि इस बंदे को कैंसर हो। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर मार्कर्स होते हैं, लाइक कैंसर मार्कर हम क्या कैंसर मार्कर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर मार्कर्स होते हैं, लाइक प्रोस्टेटिक कैंसर में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप कैंसर मार्कर्स होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं। उन मार्कर्स के थ्रू हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैंसर को। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मास, यूजुअली अब कोई भी मास हो, कोई भी एक्सटर्नल या आउट ग्रोथ हो, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सरेज के थ्रू, सिटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू या पीईटी स्कैन के थ्रू, या विजुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये एबनॉर्मल ग्रोथ है। सो ये जितने भी प्रोसीजर है यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, डायग्नोसिस प्रोसेस के लिए। अब मॉर्फोलॉजिकल कन्फर्मेशन हम किस चीज़ के थ्रू कंफर्म करते हैं, बायोप्सी एंड साइटोलॉजी। बायोप्सी क्या होती है, एक ऑर्गन को कट करके या उससे एक सैंपल लेकर एक ऑर्गन से, वो लिक्विड या सेमी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, और उसको लेबॉरेटरी भेजते हैं किस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए। या उसके अलावा साइटोलॉजी के थ्रू, उसकी सेल्स के थ्रू, उसकी सेल की स्टडी करते हुए उस कैंसर को हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट मेथड फॉर कैंसर कौन कौन से होते हैं, किन वैसे हम कैंसर को या न्यूप्लेजिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सर्जरी, द सेकंड वन इज रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आगे जाकर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी क्या होते हैं, क्यों हम इसको ट्रीट देते हैं कैंसर पेशेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट हम कोशिश क्या करते हैं कि हम उस पेशेंट को मुकम्मल क्योर करें, हम उसकी मुकम्मल रिकवर करें, कंप्लीट एरेडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज़, ताकि ये जो मैलिग्नेंट डिजीज़ है, ये जो कैंसर है, इसको हम कम्प्लीटली ख़त्म करें। सेकंड क्या होता है कि अगर ख़त्म नहीं हो सकता है कैंसर, तो उसकी ये अनकंट्रोल ग्रोथ जो हो रहा है, इसको हम कंट्रोल करें, ताकि उसकी जो सर्वाइवल टाइमिंग है उसको हम इंक्रीज़ करें। और इसके अलावा अगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है सेल ग्रोथ, तो पिलिएशन की तरफ हम जाते हैं। अब पिलिएशन क्या होते हैं कि ये जो साइन एंड सिम्टम्स है किस चीज़ की, कैंसर की, इसको हम डिक्रीज़ करें, और जो पेशेंट को जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू कैंसर, उसको हम डिक्रीज़ करें, ताकि वो एक क्वालिटी लाइफ, जब तक वो ज़िंदा रहे, ताकि एक क्वालिटी लाइफ उसकी मेंटेन हो। सो ये 3 हमारे पास कैंसर थेरेपी की गोल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्योरिंग की कोशिश करते हैं, अगर क्योर नहीं हो रहा है तो कंट्रोल, अगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है तो पैलिएशन, विच इज़ द लास्ट वन। नाउ द मीनिंग्स ऑफ कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी होती क्या है, सो द वर्ड कीमो कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, केमिकल एंड थेरेपी। याद रखिएगा कि कीमोथेरेपी 2 वर्ड से बना है, द फर्स्ट वन इज केमिकल एंड द सेकंड वन इज थेरेपी। सो नाउ एक्सप्लेन करते हैं कीमोथेरेपी के एक्चुअली कीमोथेरेपी होती क्या है। इट्स लिटरली मीन ड्रग ट्रीटमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है।
किसी भी कैंसर को ड्रग्स के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, कैंसर न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या कैंसर किलिंग ड्रग्स, कैंसर सेल किलिंग ड्रग्स जब हम यूज़ करते हुए कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूप्लास्टिक ड्रग्स हम जब यूज़ करते हैं, या जिसे हम कैंसर ड्रग्स भी बोल सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, तो उन ड्रग्स के थ्रू कैंसर को ट्रीट करना कीमोथेरेपी कहलाती है। एंड प्रैक्टिस इज एक्चुअली it is usually refers to cytotoxic drugs, cells killing drugs। अब एक्चुअली कीमोथेरेपी क्या होती है? उन ड्रग्स के थ्रू सारे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि सेल्स को किल करने की काम करते हैं, एबनॉर्मल सेल को भी, और इसमें स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी नहीं होती है, बॉडी के नॉर्मल सेल को भी, जो ड्रग्स बॉडी के सेल को किल करने की एबिलिटी रखती है, उन ड्रग्स के थ्रू कैंसर को ट्रीट करना, दैट इज़ कॉल्ड कीमोथेरेपी। Now, however, it is slightly more complex. Not all cancer-killing drugs are classed as chemotherapy। अब याद रखिएगा कि हर एक सेल किलिंग ड्रग्स को हम कीमोथेरेपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं जिसे हम, जो कि सेल किलिंग ड्रग्स होते हैं बट उसको हम कीमोथेरेपी में इंक्लूड नहीं करते हैं? वो इंटरफेरॉन होते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इंटरफेरॉन जो कि बहुत क्या होते हैं, सेल किलिंग होते हैं, बट उसको हम कीमोथेरेपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, इंक्लूड करते हैं उसे इम्यूनोथेरेपी के अंदर। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, there are 60 type of chemotherapy currently available and new ones began develop all the time। अब याद रखिएगा कि right now 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल है और न्यू जो है बहुत डेवलप होते जा रहे हैं डे बाय डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा कि करंटली हमारे पास कीमोथेरेपी के कितने टाइप्स ड्रग्स अवेलेबल है? सो 60 टाइप्स। हाउ डू द ड्रग्स वर्क? अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर वर्क किस तरह से करते हैं, यानी ये ड्रग अंदर जाके कैंसर सेल को किल करने का काम किस तरह करते हैं? द ड्रग्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे कोई भी हम इंजेक्शन की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं। तो ये ड्रग्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है। देन साइटोटॉक्सिक ड्रग डिस्ट्रॉय कैंसर सेल बाय डैमेजिंग देम सो दैट दे कैन नॉट डिवाइड एंड ग्रो। अब ये जितने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होते हैं इसके अंदर ये एबिलिटी होती है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टॉक्सिन यूज़ होते हैं। तो ये ड्रग्स बॉडी के अंदर सेल्स को अफेक्ट करते हैं, किल करते हैं। तब ये सेल जो होते हैं वो डैमेजिंग सेल जो होती है उसकी डिवीजन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है। द ड्रग्स कैन आल्सो अफेक्ट नॉर्मल सेल। मगर याद रखिएगा कि ये ड्रग्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट करते हैं। और कैंसरस ड्रग को हम फार्माकोलॉजी में कंप्लीट एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाउ द एंटी कैंसरस ड्रग्स आर न्यूप्लास्टिक ड्रग्स वर्क। वहाँ पर इस चीज़ को हम कि क्यों ये ड्रग्स जो होते हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल को क्यों इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी नहीं होती है। नाउ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ कीमोथेरेपी। अब जो कीमोथेरेपी होती है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि किस टाइप का पेशेंट जो होता है उससे इजीली रिकवर हो जाती है, और कौन सी टाइप की कैंसरस में ये इजीली काम करते हैं और कौन से टाइप के कैंसर में ये इजीली काम नहीं कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर कि विच टाइप ऑफ कैंसर मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। वेयर एंड द बॉडी एट स्टार्टेड। अब बॉडी के कौन से अर्गन में स्टार्ट हुआ है ये कैंसर। सिविरिटी यानी ग्रेड ऑफ द कैंसर में कैंसर की डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। सो अब कैंसर की कंडीशन को देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन में है कैंसर। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो इजीली रिकवरी की तरफ आ सकता है, अगर सेकंड में है तो देन
अगर थर्ड में है तो देन अगर फोर्थ स्टेज में अगर एक पर्सन चला गया है कैंसर के साथ तो उसकी रिकवरी मुश्किल होती है कीमोथेरेपी के साथ। वेदर द कैंसर है स्प्रेड मेटास्टेसिस, अब याद रखिएगा कि इस पे भी डिपेंड करता है कि कैंसर एक ऑर्गन या एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर स्प्रेड हुआ हो तो तब भी ये कीमोथेरेपी इजीली काम नहीं करती है। नाउ साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या क्या हो सकती हैं? माउथ पेन और अल्सर्स, माउथ के अंदर आपकी क्या होती है, पेन या अल्सर काज हो सकती है क्योंकि इसके अंदर ये क्या करती है, टॉक्सिसिटी लेवल को स्टमच के अंदर इंक्रीज़ करती है। नोजिया एंड वोमिटिंग जो कि हर एक कैंसर थेरेपी के साथ आप लोग देखेंगे। सम काजेज हेयर लॉसेस हो सकते हैं आपकी बॉडी के पूरे बॉडी से, स्पेशली फ्रॉम द स्कल बॉडी क्या होते हैं जिसे हम एलोपेशिया बोलते हैं। लॉस ऑफ हेयर इज कॉल्ड एलोपेशिया। सो एलोपेशिया भी होता है कैंसरस ड्रग के साथ, कीमोथेरेपी के साथ। स्किन दैट इज ड्राई, स्किन में ड्राइनेस काज हो सकती है, डिस्कलरेशन काज हो सकती है और सेंसिटिव होती है सनलाइट को। नेल्स में ग्रो स्लोली, नेल की जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और उसमें वाइट और डार्क लाइंस भी अपीयर होती हैं और एनीमिया में बंदा चला जाता है कीमोथेरेपी के साथ। लो वाइट ब्लड सेल काउंट, और वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, नंबरिंग डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वेज ऑफ गिविंग कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी को हम किस तरह से देते हैं, कीमोथेरेपी को भी एक स्पेसिफिक वे के साथ हम देते हैं। इन ऑर्डर टू डैमेज एंड किल द कैंसर सेल द ड्रग्स मस्ट बी एब्जॉर्ब एंड टू ब्लड एंड कैरीड थ्रू द बॉडी। अब याद रखिएगा कि कैंसर सेल को किल करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि ये ड्रग जो है आपकी प्रॉपर वे से एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड के अंदर चली जाए ये ड्रग। द वे कीमोथेरेपी इज गिवन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। अब कीमोथेरेपी हम किस तरह से देते हैं वो टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस टाइप का है, मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। सो टू वे से हम दे सकते हैं, याद रखिएगा। द थ्री मोस्ट कॉमन वे ऑफ गिविंग द कीमोथेरेपी आर इंट्रावेनस एंड ओरली, और इसके अलावा इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। अब इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, ओरल फॉर्म में भी हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। लेस ऑफ्टन ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली और सबकुटेनियसली। अब सम केसेस में क्या होते हैं कि ये थ्री, याद रखिएगा कि ये थ्री द मोस्ट कॉमन वे है कीमोथेरेपी के। कौन कौन से? इंट्रावेनस इंजेक्शन, ओरली और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। रेयरली हमारे पास इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इंट्राकेथली भी दे सकते हैं, इंट्रा आर्टीरियली भी दे सकते हैं, इंट्राकेवेटरी दैट इज़ इंट्रावेजिकल या इंट्रापेरिटोनियल या इंट्राप्लूरल, यानी डिफरेंट कैविटीज़ के थ्रू भी दे सकते हैं, या इंट्रा ट्यूमरल और इंट्रालेजिनल भी दे सकते हैं। तो ये सारे वेज है जिस वजह से हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। नाउ द सेकंड वन इज रेडियोथेरेपी। दिस यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन टू किल कैंसर सेल। अब याद रखिएगा कि रेडियोथेरेपी में क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के रेज, आयोनाइजिंग रेज हम यूज़ करते हैं और उन रेज के थ्रू सेल्स को टारगेट करके उसको किल करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या होती है? इट इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट, लंग्स, हेड, नेक, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, ब्रेन एंड गायनाकोलॉजिकल कैंसर। तो ये जितने टाइप की कैंसर होती है जिसमें द मोस्ट कॉमन वन इज प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, नेक, हेड, लंग्स, ब्रेस्ट, जितने भी कैंसर होते हैं ये मेंशन कैंसर, इनको ट्रीट करने के लिए हम रेडियोथेरेपी को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 50% ऑफ पीपल विद कैंसर रिसीव रेडियोथेरेपी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के 50% जो पीपल होते हैं कैंसर के साथ वो रेडियोथेरेपी रिसीव करते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी होते हैं। अब रेडियोथेरेपी के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक टेलोथेरेपी और एक्सटर्नल बीन्स रेडियोथेरेपी यूजेस एक्स-रेज बीन्स ऑफ वेरियस एनर्जीज। अब टू टाइप्स की थेरेपी होती है रेडियोथेरेपी। द फर्स्ट वन इज टेलोथेरेपी और एक्सटर्नल बीन्स रेडियोथेरेपी। उसमें हम एक्स-रेज को यूज़ करते हुए बाहर से उन सेल को टारगेट बना के किल करने की कोशिश करते हैं। और द सेकंड वन इज़ ब्रेकियोथेरेपी। ब्रेकियोथेरेपी में क्या होते हैं? एक सील के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में या एक स्पेसिफिक
डोजेज को मतलब एक कैप्सूल के अंदर या एक सीड के फॉर्म में एक बंद चीज़ के अंदर इसी आयोनाइजिंग रेस को हम बॉडी के उस ऑर्गन को यहाँ पर कैंसर काज हुआ हो, यहाँ पर ट्यूमर काज हुआ हो, वहाँ पर पुट करके उस रेस के थ्रू वो रेस वहाँ पर फिर स्प्रेड होते हैं और उन स्प्रेडिंग की वजह से उस सेल की किलिंग होती है। सो ये ब्रेकियोथेरेपी जो है इसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज होते हैं उन रेज को हम किसी स्पेसिफिक कैप्सूल या सीड्स के अंदर फिक्स करके बॉडी के उस ऑर्गन के अंदर पुट करते हैं और वहाँ पर वो क्या करते हैं स्प्रेड होते हैं और उस सेल्स की डैमेजिंग स्टार्ट करते हैं। जबकि टीलियोथेरेपी में क्या होती है कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करते हुए बॉडी के आउटसाइड से उस सेल को टारगेट बना के उसको किल करने की कोशिश करते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी क्या क्या हो सकती है? साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास दिस एरिया ऑफ द बॉडी बीन्स ट्रीटेड आर टिश्यू आर ऑर्गन इन दैट एरिया, उस एरिया में क्या हो सकती है डिपेंड करती है कि कौन सी एरिया हम ट्रीट कर रहे हैं रेडियोथेरेपी, या वहाँ उस एरिया में जिस एरिया को हम रेडिएशन के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पर सेल कौन सी टाइप के हैं, तो उसी तरह साइड इफ़ेक्ट वहाँ पर काज हो सकते हैं। अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू है तो उसमें लेस साइड इफ़ेक्ट होंगे, एपिथेलियल टिश्यू है तो उसमें ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। उस सेल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ पर डेवलप हुआ है और किस टाइप की कैंसर को हम ट्रीट कर रहे हैं, या बॉडी के कौन सी एरिया में कैंसर है और किस एरिया को हम ट्रीट करते हैं। तो इस हिसाब से बॉडी के डिफरेंट टाइप जो होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि रेडिएशन को क्या होते हैं ससेप्टेबल होते हैं, वहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, यानी वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा काज होते हैं, बाज़ एरिया में साइड इफ़ेक्ट्स कम काज होते हैं। द साइज़ ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया पर डिपेंड करती है कि कितनी एरिया को हम ट्रीट कर रहे हैं। द डोज आर अमाउंट ऑफ रेडियोथेरेपी गिवन, अब कितनी रेडिएशन हम दे रहे हैं। अगर रेडिएशन ज़्यादा दे रहे हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, रेडिएशन कम दे रहे हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी और नुकसानात कम होंगे। द जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, अब पेशेंट का जो जनरल हेल्थ है वो कैसा है। अगर पेशेंट जो है वो स्टेज 3 स्टेज 4 में है, उसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी लो है, तो वहाँ पर क्या होगी कि रेडिएशन जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगी। अगर पेशेंट की सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट है, सेल्फली वो बिल्कुल हेल्थी है, तो वहाँ पर रेडियोथेरेपी की क्या होती है, रेडियोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेडियोथेरेपी में क्या क्या आ सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट में याद रखिएगा कि साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास स्किन रिएक्शन होती है, उसकी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है रेडिएशन की वजह से। स्किन में डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन काज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट होगी। हेयर लॉस होते हैं जिसे हम एलोपेशिया बोल सकते हैं, उस पर डायरिया हो सकती है, किस चीज़ की वजह से, रेडिएशन की वजह से। म्यूकोसाइटिस हो सकती है यानी म्यूकोजल लाइन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्टेरिलिटी काज हो सकती है यानी जीन्स के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की चेंजेस आ सकते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर स्टेरिलिटी काज हो सकती है, आपकी ऑफस्प्रिंग देन पैदा नहीं होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग यूरिन हो सकती है कि उसकी यूरिन में फ्रीक्वेंसी आ सकती है, उसे बार बार यूरिन आ सकता है। फटीग उसकी वजह से काज हो सकता है। एनोरेक्सिया यानी उसे भूख नहीं लगेगा। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग काज हो सकती है। सो नाउ द थर्ड वन इज इम्यूनोथेरेपी। व्हाट इज़ इम्यूनोथेरेपी? तो याद रखिएगा कि इम्यूनोथेरेपी की वजह से हम कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट एक बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते हैं उस पेशेंट को कि उसकी जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाती है और वो उस कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ फाइटिंग स्टार्ट कर सकती है, और उस वैसे भी हम कैंसर की जो
अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी इज द नेम गिवन टू द कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर। अब इम्यूनोथेरेपी में हम बॉडी के इंटरनल जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करते हुए वो इम्यून सेल जो होते हैं वो जाके कैंसर सेल के ऊपर अटैक करके कैंसर सेल को अफेक्ट कर दे हैं। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। Sometimes immunotherapy drugs are called biological response modifiers। अब immunotherapy जितने भी ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल सेल्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, समटाइम इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स, BRMs, बिकॉज दे स्टिमुलेट द बॉडी टू रिस्पॉन्स बायोलॉजिकली और नेचुरली टू कैंसर। क्योंकि ये जो मॉडिफायर्स होते हैं, जो इम्यूनोथेरेपी होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट करके कैंसर सेल को अफेक्ट करते हैं। इम्यूनोथेरेपी कैन भी, अब ये इम्यूनोथेरेपी क्या हो सकती है, ये आपकी लोकल भी हो सकती है, सिस्टेमिक भी हो सकती है। एक ख़ास आर्गन की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम इसके थ्रू, और सिस्टेमिक यानी होल बॉडी के अंदर भी हो सकती है। द फोर्थ वन इज हार्मोन थेरेपी। नाउ व्हाट इज हार्मोन थेरेपी? ऑल्दो हार्मोन डू नॉट यूजुअली अफेक्ट कैंसर सेल। याद रखिएगा कि हार्मोन जो होते हैं वो कैंसर सेल को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं, बट जो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन, जिसकी इंक्रीजमेंट की वजह से जब ये हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं तो उन हार्मोन्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स के कैंसर जन्म लेते हैं। लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर फीमेल के अंदर, एंड टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन की वजह से टेस्टिकुलर कैंसर मेल के अंदर। जब ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप कैंसर डेवलप होते हैं। तो हम ऐसे ड्रग्स को यूज़ करते हैं कि उसकी वजह से ये हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर उसकी जो रिलीज़ होते हैं जी हार्मोन्स, तो उसकी रिलीजमेंट स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से हम हार्मोन्स की नंबरिंग को कम करते हुए कैंसर सेल को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, यानी वो कैंसर की कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि जब हार्मोन्स की कंट्रोल होती है, हार्मोन्स ही इस कैंसर को डेवलप करता है, तो तब ऐसे ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं कि वो इस हार्मोन्स की जो रिलीज़ होते हैं जहाँ से उसको अफेक्ट करें। तो जब हार्मोन्स रिलीज़ ही नहीं हो रहा है तो कैंसर की ग्रोथ जो है वो स्टॉपिंग की तरफ वो स्टॉप हो जाएगा, वो स्टॉप की तरफ जाएगा। Although hormone do not usually affect cancer cell, estrogen and progesterone affect the growth of some breast cancer, while testosterone affect the growth of some prostatic cancer. This means drugs that block the effect or lower the level of these hormone can use to treat some type of breast and prostate cancer, जो कि मैं already explain कर चुका हूँ। The fifth and the last one is the surgery. Surgery was the first modality यूज सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब एक कैंसर की जो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट होती है, कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है, तो उसमें सर्जरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जहाँ पर कैंसर काज हुआ हो उस आर्गन या उस रीजन को हम बॉडी से रिमूव करके फेंक दे। इट इज़ द ओनली क्योरेटिव थेरेपी फॉर मैनी कॉमन सॉलिड ट्यूमर्स। इस थेरेपी के थ्रू यानी सर्जरी के थ्रू डिफरेंट टाइप के सॉलिड जो ट्यूमर्स हो सकते हैं उसको हम कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अ सक्सेसफुल सर्जिकल थेरेपी आर द एब्सेंस ऑफ डिस्टेंस और मेटास्टासिस एंड नो लोकल इन्फिल्ट्रेशन। अब याद रखिएगा कि कोई भी ट्यूमर जिसके अंदर मेटास्टासिस नहीं हुआ हो, वो एक रीजन से दूसरी रीजन में स्प्रेड नहीं हुआ हो, या उसकी साइज़ कितना है, उसने कोई दूसरा आर्गन तो अफेक्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर या स्पेसिफिक आर्गन के ऊपर हो तो वहाँ पर हम इस मॉडलिटी को, सर्जरी की थेरेपी को यूज़ करते हुए कैंसर को ईजिली हम कवर कर सकते हैं। नाउ माइक्रोस्कोपिक इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू वेल नेसेसिटेड मल्टीपल फ्रोजन सेक्शन। अब अगर कोई भी नियर बाय सेल अगर इफेक्ट हुआ है तो
उसकी वजह से यहाँ पर सर्जरी जो है वो आपकी फेल हो सकती है, वहाँ पर दोबारा से ग्रोइंग स्टार्ट हो सकता है। रिसेक्शन आर सैम्पलिंग ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स एंड यूजुअली इंडिकेटेड। सर्जरी से पहले याद रखिएगा कि साइड वाइज वहाँ पर जितने लिम्फ नोड्स हो सकते हैं उसके हमें सैम्पलिंग करना चाहिए कि वहाँ पर तो स्प्रेडिंग नहीं हुई है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। Surgery may be also used for palliative and patient for whom cure is not possible। अब जहाँ पर ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो वहाँ पर हम उन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या साइन एंड सिम्टम्स को पेलिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट जो ऑप्शनल होती है हम सर्जरी को उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। आल्सो है सिग्निफिकेंट रोल इन कैंसर प्रिवेंशन। अब सर्जरी के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की कैंसर की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। लाइक व्हाट टाइप ऑफ कैंसर? लाइक प्रोस्टेटिक कैंसर, अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा हो तो उस प्रोस्टेट को हम रिमूव कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एंड सम ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर। सपोर्टिव केयर ऑफ पेशेंट विथ कैंसर। अब कोई पेशेंट कैंसर के साथ चल रहा है तो उस पेशेंट को हम सपोर्टिव केयर हमें देना चाहिए। एज अ नर्स अगर किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो उसे हमें सपोर्टिव केयर देना चाहिए, उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट से। और हम एज अ नर्स वहाँ पर सिम्पटम कंट्रोल करने के लिए सपोर्टिव केयर देंगे। केयरिंग ऑफ देम इन देयर ओन होम इफ़ दे सो विश। अगर उसे हम अगर वह चाहे कि मुझे ये ट्रीटमेंट या मुझे सपोर्ट या केयर जो है वो होम बेस पे मिले, मेरी होम पे ही मिले, तो उसमें हमें उसका सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट देम इफ़ दे डिसाइड टू रिफ्यूज़। अगर वह ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जी हाँ जैसा वह चाहे। ट्रीटमेंट फॉर दियर कैंसर, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट मॉडलिटीज़ यूज़ करना एज अ नर्स उसकी ट्रीटमेंट के लिए। इमोशनल सपोर्ट देंगे हम एज अ नर्स, उसको साइकोलॉजिकली हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उस पेशेंट को। नर्सिंग इंटरवेंशन एंड सपोर्टिंग द कैंसर क्लाइंट। अब किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो उस कैंसरियस पेशेंट को हम नर्सिंग कौन सी मॉडलिटीज़ होती है, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन को हम यूज़ करके उस पेशेंट को हम सपोर्ट दे सकते हैं। बी अवेलेबल स्पेशली ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। एक्सिबाइट आर केयरिंग एटीट्यूड, उसको शो ऑफ करना चाहिए कि आप हमेशा उसकी केयर कर रहे हैं। लिसन एक्टिवली टू फियर आर कंसर्न। Provide relief from disturbing symptoms. Provide essential info regarding cancer and care. अब उसे हमें एज अ नर्स ये भी बताना चाहिए कि उसकी कैंसर की एसेंशियल ट्रीटमेंट और केयर कि किस तरह से आप उसकी साइन एंड सिम्टम को कम कर सकते हैं और उसको केयर अपना कैसा करना चाहिए। मेंटेन अ रिलेशनशिप बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बी हॉनेस्ट, हमें उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना चाहिए जो कि एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप हो, उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और आपको बी हॉनेस्ट रहना चाहिए। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टच एक्जिबाइट केयरिंग, उसे हमेशा ये एहसास दिलाए कि आप हमेशा उसकी केयर कर रहे हैं। असिस्ट एंड सीटिंग रियलिस्टिक रिलेचेबल गोल्स। असिस्ट एंड मेंटेनिंग यूजुअल लाइफस्टाइल पैटर्न। मेंटेन होप, सबसे जो इम्पोर्टेंट वन है कि आप उसकी होप को मेंटेन रखिए एज अ नर्स कि आप इजीली आपकी रिकवरी हो सकती है। डोंट वरी, ये जो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स है वो इजीली रिकवर हो सकते हैं, तो आप उसको हमेशा से होप दिलाता रहे कि ये ऐसा नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके साथ भी आप सर्वाइव कर सकते हैं और ये ट्रीटमेंट जो है ये पॉसिबल है और आपका कैंसर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो आप उसको लंबी ज़िंदगी की होप दिलाता रहे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन दैट इज़ मेंटेन होप, MCQs में आ सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग भी पढ़ना चाहे तो द फॉलोइंग मेंशन रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। ये था सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ का पार्ट 2। इसके साथ ही AHN यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 3 का यूनिट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट दैट इज़ सेलुलर एडाप्टेशन एंड एबेरेंट सेल ग्रोथ इख्तितामी पजीर हुआ। अगर इसके बाद भी, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद भी किसी स्टूडेंट को किसी टाइप का भी इश्यू हो तो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।